हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 15 मार्च 2017। सो आज के क्वेश्चन देखने से पहले आज के टॉपिक देख लेते हैं। आज के टॉपिक है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज विजन जीरो। नेक्स्ट इज मधेसी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज न्यू लैंड यूज पॉलिसी ऑफ मिजोरम। सेकेंड लास्ट इज थर्ड एंड लास्ट इज मिशन फिंगरलिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो FDDI के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट is an educational institute to be established in 2017. Next is FDDI is an educational institute headquartered in Noida, Uttar Pradesh. Third is FDDI is proposed to be declared as Institute of National Importance soon. Okay. So इन तीनों के बीच में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। 1 and 2 करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। ओके, तो ये रिसेंटली इसके बारे में एक बिल पेश किया गया है निर्मला सीतारमन द्वारा, जिसमें कहा किया गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट है FDDI इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने वाले हैं। मतलब हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। ये बात भी सही है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। मतलब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ऐसी नई इंस्टीट्यूट कोई एस्टेब्लिश नहीं करने वाले 2017 में, तो ये एक्चुअली पहले से ही एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है FDDI, जिसको बस ये नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने वाले हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है वो 2017 में नहीं 1986 में ही स्थापित कर दी गई थी। ओके, तो हमारा जो आंसर है दैट इज सी, ओनली 2 and 3 करेक्ट। ओके, 2 and 3 करेक्ट। जैसे कि हमने कहा 1986 में इसको गठित कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्रोवाइडिंग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टू लेदर सेक्टर। ओके, लेदर सेक्टर के लिए एक प्रोवाइडिंग स्किल्ड ह्यूमन तबका। ओके, एंड ये बाकी जो बताया कि निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। और टू सी इट सीक्स टू एस्टेब्लिश गवर्निंग काउंसिल, मतलब FDDI में गवर्निंग काउंसिल ये गठित करना चाहता है एंड एम्पावर द इंस्टीट्यूट टू ग्रांट डिग्रीज, डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट्स और एनी अदर क्वालिफिकेशंस टू स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, मतलब जी कौशल विकास इसके साथ साथ मतलब जो लीडर सेक्टर के वर्कर्स हो गए उनको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा, क्वालिफिकेशन भी मिलेगा, स्किल भी इंप्रूव होंगे और साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। और इस वजह से ये नेशनल इंपॉर्टेंस इस इंस्टीट्यूट को देना चाहता है ये बिल। और बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल FDDI इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स इन द सेक्टर। तो जो शॉर्टफॉल है अभी ह्यूमन रिसोर्स का, यहाँ पे ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स का इन लीडर सेक्टर, तो इसको कम करना चाहता है ये बिल। ओके, एंड द ग्लोबल फुटवेयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 220 बिलियन, सॉरी ये कुछ तो आ गया, 220 बिलियन बाय 2020 फ्रॉम करंट 200 बिलियन। तो 200 बिलियन डॉलर से ये 4 सालों में 220 मतलब 20 बिलियन डॉलर की इसमें इजाफा होने वाला है। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में, द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 was enacted to deal with interstate water dispute. Next is the members of tribunal are appointed by Chief Justice of India. And third is interstate water dispute comes under the original jurisdiction of Supreme Court. Okay, original jurisdiction. तो हमें बताया गया है only 1 correct, 1 and 2 correct, 2 and 3 correct and all correct. Okay, so फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज ये एक्ट जो था वो 1956 का था, ये बात करेक्ट है। साथ ही साथ जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अपॉइंटमेंट किन के द्वारा किया जाता है, तो CJI के द्वारा, ये बात भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा गया है, लेकिन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो होता है जिसमें केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। वाटर डिस्प्यूट के केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकते। सबसे पहले स्टेट को
रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाता है। ट्रिब्यूनल का डिसीजन आने के बाद अगर जो एसोसिएट स्टेट है उससे रिलेटेड उनकी उस डिसीजन से सहमति ना हो तो ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट, बी आंसर है यहाँ पे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किससे रिलेटेड होता है? तो डायरेक्टली अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाए तो, जैसा कि हमने पहले बताया। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस केस में है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इज केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट इज डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, और यूनियन एंड स्टेट्स। ओके, यूनियन और स्टेट में और 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स में अगर कुछ डिस्प्यूट हो तो, और साथ ही साथ आर्टिकल 32 जो है जिसमें फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के बारे में है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ऑलराइट, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में ये हो गया, और बाकी देख लेते हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2017 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका प्रावधान क्या करने हैं? टू सेट अप अ सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल। ओके, एक जो अभी अलग अलग रिवर के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स है, तो उनको ये बिल कैंसिल कर देगा और एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल गठित कर देगा टू इफेक्टिवली रिजॉल्व द इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। ओके, मतलब एक प्रकार से हमारा भी काम कम हो जाएगा, अलग अलग जो डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल्स है वो याद रखने का। लेकिन फिर भी once the proposed legislation is enacted, the single permanent tribunal known as Interstate River Water Dispute Tribunal will do away with all the existing tribunals, including those on Kaveri, Mandovi, Krishna, Vasundhara, Ravi, Beas rivers, etc. Alright, so ये कुछ वाटर ट्रिब्यूनल्स की लिस्ट है जिसमें बताया गया ट्रिब्यूनल कौन से रिवर के लिए गठित किया गया था, और साथ ही साथ कौन से स्टेट जो है वो इससे कंसर्न्ड है। अगर आप चाहो तो एक बार ये नोट कर सकते हो, अगर हेल्पफुल रहे तो देख लीजिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेशंस आर रिलेटेड टू वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट के बारे में किसने रिकमेंड किया था? तो सरकारिया कमीशन, एंड नेक्स्ट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 एंड 2 करेक्ट एंड नन करेक्ट, ऐसा बताया गया है। सो जी इसका आंसर जो है वो है ए, 1 ओनली। सॉरी, इसमें कुछ गलत हो गया था। ये जो आंसर है दैट इज ए है, इसका 1 ओनली आंसर है, इसका 1 ओनली। क्योंकि बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी ना, वो पीआरआई मतलब हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में गठित की गई थी, और ये कब की गई थी? 1957 में, टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ओके, जिसको रिकमेंडेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन which finally come to be known as पंचायती राज। ओके, मतलब पहले इसको पंचायती राज इस नाम से गठित नहीं किया गया था, लेकिन it finally came to be as पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो बलवंत राय मेहता कमेटी इसके बारे में थी, और सरकारिया कमीशन जो थी वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में थी, और उसके साथ उन्होंने वाटर डिस्प्यूट जो थे उसके बारे में भी रिकमेंडेशन किए थे। तो उसमें क्या कहा गया था कि ये जो हमारा एक्ट था, हमने पहले डिस्कस किया 1956 का, उसके सेक्शन 3 के अनुसार अगर किसी स्टेट से रिक्वेस्ट मिलती है यूनियन गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए, तो उस दिन से, मतलब जिस दिन रिक्वेस्ट मिली है उस दिन से विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 साल के भीतर एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो गठित करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट may be suitably amended for this purpose. And next is the Interstate Water Dispute Act should be amended to empower the union government, यार ये पता नहीं आज क्या आ रहा है बार बार, government to appoint a tribunal suo motu if necessary when it satisfied that such tribunal exists in fact. Okay, so देखते हैं हमारा next question, question number 4. In India, the Council of Ministers have which type of responsibilities? Choose the correct statements. Okay, तो responsibility कौन सी होती है ये हमें बताना है। First is individual responsibility, next is legal responsibilities, third is collective responsibilities. So options दिए गए हैं only 3, 1 and 3, 2 and 3 and all. Okay, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो है वो है B, 1 and 3 individual and collective responsibility. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि
मेंबर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए. दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 75 contains the principle of individual responsibility. It states that minister hold the office during the pleasure of president. All right. और लीगल जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया नहीं है. दैट मीन्स इट डजंट रिक्वायर दैट एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइंड बाय मिनिस्टर. ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट की कोई ऑर्डर हो तो उस पर काउंटर साइन होना ही चाहिए मिनिस्टर का. सो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विजन जीरो इज रिलेटेड टू. तो ये विजन जीरो कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके रिलेटेड है ये हमें पूछा गया है. तो ऑप्शंस है ए रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, नेक्स्ट इज बी वर्किंग टुवर्ड्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिचुएशन, एंड नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबाउट. ओके, तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिचुएशन. ये न्यूज़ थी जो एक 3 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजन जीरो ऑर्गेनाइज किया गया है एंड इज रिलेवेंस टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज 15 से मतलब आज से 17 मार्च तक ये न्यू दिल्ली में होने वाला है. किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है ये? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, सॉरी एक मिनट मैं ना, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय जो मैंने बताया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. ओके, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा, एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जर्मन सोशल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मतलब जर्मनी के भी इसमें साथ है. और बाकी जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन जीरो इज फास्ट गेनिंग इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस एंड इज expected to leverage the effects of government of India to raise the occupational safety and health standard. हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए ये विजन जीरो जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है. ये भी इसी के बारे में इसमें कहा गया है. सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था वो पर्टिकुलर पॉपअप आने की वजह से. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. मधेसीज कम्युनिटी बिलोंग्स टू. सो मधेसी किससे बिलोंग करते हैं? नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार. सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप जानते होंगे इसका आंसर. इसका आंसर है ए, दैट इज नेपाल. ये न्यूज़ थी मधेसी विल हैव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज. जी एक्चुअली हुआ क्या है कि नेपाल में तो म्यूजिकल चेयर का गेम काइंड ऑफ चल रहा है. एक प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे जाते हैं, और साथ ही साथ है ना उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी 1990 से वो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं. तो जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2015 में एक्सेप्ट कर दिया गया है, और उसमें क्या है मधेसीज के लिए रिप्रेजेंटेशन रोल कम दिया गया है. और मधेसीज जो है ना वो ये देखिए ये यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ये जो पूरा ग्रीन एरिया है यहाँ पे पूरे एरिया में मधेसीज रहते हैं, और इनका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है. लगभग ऐसा कहा गया है कि 52% इनका पॉपुलेशन जो है वो 52% है, लेकिन उनको सिर्फ 20% रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए हैं वो ऐसे मतलब ऐसे नहीं बनाए गए कि हमारे यहाँ पे कैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लाइक हमें जब म्यांमार मतलब नागालैंड पे नागा कम्युनिटीज़ वगैरह ऐसा, तो ये एक पूरा एरिया जो है नागा पीपल का वो नागालैंड के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा भी बाकी साइड में है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए दिया गया है. लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये जो मधेसीज है उनको ये देखिए आप ऐसे पूरे इस क्षेत्र में फैले हुए, लेकिन इसको स्टेट जो बना डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए स्टेट, तो ये ऐसे बनाए गए मतलब वर्टिकली. ओके, वर्टिकली. तो होता क्या है कि मधेसी जो है वो एक तो रिप्रेजेंटेशन भी फुल नहीं मिलता, और साथ ही साथ उनको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है. मतलब बंगाल के पार्टीशन के वक्त जैसे पॉलिसीज अपनाई गई थी ना कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना है, वैसे यहाँ पे मधेसीज को एक दूसरे से अलग करने की मतलब ऐसे उनको लगता है मधेसीज को कि हमें ये किया जा रहा है. सो इस वजह से 2015 में एक इन्होंने ब्रॉकेट किया था यहाँ पे, मतलब इंडिया नेपाल की बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा ब्रॉकेट किया था 2015 में. तो तब से ये न्यूज़ में था, और फिर हमने ये आज क्वेश्चन बना लिया कि मधेसीज क्या है, कहाँ से है, तो नेपाल से है. ऑलराइट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन.
consider the following about appointment of chief minister. Okay, a person who is not member of state legislature can be appointed as chief minister. And next is, the constitution require that a person must prove his majority in the legislative assembly before he is appointed as chief minister. So correct कौन सा है? one only, two only, one and two and none of the above. तो जी ये बात सही है कि अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो तो भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ये बात जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मेजॉरिटी प्रूव करना है वो बिफोर नहीं होता, ओके, आफ्टर कर सकते हैं. मतलब अगर आपने अभी देखिए कि मनोहर पर्रिकर सर को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया गया है और विद इन कुछ 48 आवर्स या कुछ पीरियड में उनको अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी है. ऑलराइट, तो बिफोर नहीं है, यहाँ पे बिफोर नहीं है, ओके, आफ्टर है. सो मतलब ऐसे प्रावधान नहीं किया गया कि पहले ही अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी. सो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज ए ओनली. अ पर्सन, ये तो हमने बता दिया. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. 8th क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट न्यू लैंड यूज पॉलिसी ऑफ मिजोरम. ये स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन अगर कुछ अच्छी बात हो तो यूपीएससी पूछ लेती है, इस वजह से हमने ऐड कर लिया. टू पुट एन एंड टू वेस्टफुल शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन जो होता है उसके बारे में आप जानते ही होंगे. तो ये इसको खत्म करना चाहती है न्यू लैंड पॉलिसी जो है वो. जी उसके बहुत ही निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं एनवायरनमेंट पे. तो ये हो सकता है कि ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो. देखते हैं. टू एंश्योर दैट ऑल द फार्मर्स हैड लैंड of their own and so that they can pursue a permanent means of livelihood under agriculture. Next is to set up a marketing infrastructure, and last is to provide loans for farmers at lower rates. तो इस land use policy के क्या क्या प्रावधान गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, ये स्टेटमेंट में बताया गया है. तो करेक्ट कौन सा ये हमें चूज करना है. सो 1 only, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 and last. ओके, तो ये बात तो है कि 1 जो है वो तो फिक्स क्लियर है, बस सिर्फ एक है या बाकी है ये हमें देखना है. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, साथ ही साथ जो सेकंड है ना वो भी करेक्ट है. मतलब फार्मर जो है उनको एक फिक्स इनकम प्रोवाइड करने के लिए ये न्यू लैंड पॉलिसी लाई जा रही है. तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इसमें एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करना चाहते हैं न्यू लैंड पॉलिसी के अंतर्गत. सो थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें लोन प्रोवाइड करने की ऐसे कोई सेपरेट अलग से प्रावधान नहीं बनाया गया है. सो हमारा आंसर जो है वो है बी, दैट इज 1, 2 and 3. ओके, 1, 2 and 3. तो ये न्यूज़ थी. एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हम इसके देख लेते हैं. टू पुट अप एंड टू वेस्टफुल शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, तो ये बात हमने बताई. टू और इनका एक लाइवलीहुड देना चाहते हैं हस्बेंड्री सेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन, इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्रीज के साथ साथ. तो ये बात भी सही है. नेक्स्ट इज टू डेवलप ऑल सुटेबल लैंड फॉर wet rice cultivation, okay, and to reforest the land, okay, to save allocated to NLUP beneficiaries so as to regenerate the ecosystem, okay. And next is to set up a marketing infrastructure so that successful farmers and beneficiaries under NLUP can have a viable commercial outlet for the products, okay. So ये particular बात है, zoom cultivation कम करना है और बाकी ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है. देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, व्हाट इज थार्ड. तो ऑप्शंस दिए गए हैं. इट इज एन एंटी हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय DRDO. नेक्स्ट इज इट इज अ बॉर्डर सर्विलियंस सिस्टम. नेक्स्ट इज इट इज अ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. नेक्स्ट इज इट इज सिस्टम टू लोकेट द माइंस अंडर ग्राउंड. सो थर्ड क्या है, तो इसका आंसर है सी. ये एक यूनाइटेड स्टेट्स का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और इसका फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड. ओके, फॉर्मली थिएटर हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको पहले इस नाम से जाना जाता था, तो अभी ये टर्मिनल हो गया थिएटर से. इज अ यूनाइटेड स्टेट्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विच इज डिजाइंड टू शूट डाउन शॉर्ट, मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इन देयर टर्मिनल फेज यूजिंग हिट टू किल अप्रोच. मगर अगर मीन्स अगर कि कहीं से कंट्री पे कुछ अटैक होने वाला होता है तो इसको ट्रिगर दिया जाता है, और साथ ही साथ ट्रिगर मिलने के बाद रडार से
ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है और जो लोड होता है ट्रक में वहाँ से ये इंटरसेप्टर जो है वो फायर किया जाता है। ओके, तो ये देखिए ट्रैकिंग हाई ग्राउंड, द थर्ड सिस्टम प्रोवाइड्स क्रिटिकल कैपेसिटी टू डिफेंड अगेंस्ट शॉर्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये यहाँ पे मतलब कहीं पे भी ये डिप्लॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ ये ऐसे रडार से लोकेट करके फिर क्या जनरेट कर सकते हैं और हमारे पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने के लिए। मैं इसका एक GIF इमेज है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये स्लो मोशन वाली है और ये यहाँ पे ऐसे ट्रक में ऐसे लोकेट होता है और ये इंटरसेप्टर अगर कुछ सिग्नल मिलता है इसको रडार से तो ऐसे डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। ऑलराइट, सो ये है थर्ड। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मिशन फिंगरलिंग इज रिलेटेड टू, तो सिल्वर रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन एंड लास्ट इज रेड रिवोल्यूशन। सो मिशन फिंगरलिंग, इसका जो आंसर है वो है सी, ब्लू रिवोल्यूशन। जी, ये यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था मिशन फिंगरलिंग टू अचीव ब्लू रिवोल्यूशन विथ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज इन द कंट्री। सो इसके बारे में हम बाकी कुछ जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, अगर मेंस में भी इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। द ब्लू रिवोल्यूशन प्रोग्राम फोकसेस ऑन creating an environment that emphasizes integrated and holistic development and management of fisheries for socio-economic development of fisheries and fish farmers. Okay, socio-economic development। और अभी ये क्यों बनाया गया है, तो अभी जो लगभग 11 MMT मिलियन मेट्रिक टन जो प्रोडक्शन है उसको 15 मेट्रिक टन बनाना है अगले 5 सालों में 2020-21 तक। 11 से यार पता नहीं क्या आ रहा है बीच बीच में, मैं बाद में देख लेता हूँ वो, और कल नहीं आएगा। 11 से 15 MMT मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन बढ़ाना है और ऐसे 20 स्टेट जो है वो पोटेंशियल देखा जा चुका है टू स्ट्रेंथन द फिश सीड इंफ्रास्ट्रक्चर। और मेन फोकस जो है वो प्रोग्राम का टू बिल्डिंग रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज विथ इक्वल फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी नीति। जो हमने थर्ड का जो बताया था अभी GIF, वो एक इस कंपनी की ही वेबसाइट से लिया गया था। सो वो आप जरूर देखिए, उससे आपको और पता चलेगा अच्छे से थर्ड के बारे में, और देखिए इसके बारे में। और चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।